और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार कोल्हान पहुंचे और यहां पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उनके समर्थकों के गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी भी की और कांड्रा से ही पूर्व मुख्यमंत्री अपने समर्थकों, भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ हजारों बाइक और कार के काफिले के साथ जमशेदपुर होते हुए उनके पैतृक आवास जिलिंगोड़ा की ओर रवाना हुए और इस दौरान जगह जगह पूर्व मुख्यमंत्री का उनके समर्थकों एवं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इससे पहले 30 अगस्त को चंपई सोरेन केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड की भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए थे और तब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पीड़ा देश और प्रदेश के लोगों के साथ साझा कर सकता हूं। मैं अपनी पीड़ा देश और प्रदेश के लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। पार्टी में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता और जो लोग मुझसे सीनियर हैं जैसे शिबू सोरेन, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमें कोई मंच नहीं मिल पा रहा था जहां मैं अपनी पीड़ा बयां कर सकूं। उन्होंने कहा कि जब मुझे झामुमो में रहते हुए अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं मिला तो मैं बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे झामुमो से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए झामुमो में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी कि मुझे इस्तीफा देना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए दो ही फैसले लिए थे कि या तो मैं अपना खुद का दल बनाऊंगा या फिर राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा, लेकिन आज की तारीख में मेरे लिए परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं और इसी की वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उजाला। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया और कई घंटे की छापेमारी के बाद आज सोमवार को ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर पहुंचे हैं। बताते चले इस समय ईडी की टीम अमानतुल्ला के घर पर है, साथ ही दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम उनके घर के बाहर मौजूद है। दरअसल ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुबह से अमानतुल्ला के घर में जांच और पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोमवार 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेबी चीफ पर बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद खेड़ा ने दावा किया है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। जिसके बाद पवन खेड़ा ने कहा कि इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी कौन है इस पर हम निर्णायक तौर पर पहुंचे नहीं है। अलग अलग मोहरे हैं, उनमें से एक मोहरे के विषय पर बात करते हैं हम, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। हांसी उपमंडल के नजदीक गांव महजद में रविवार देर रात को मां बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और दोनों के शव घर के बाहर पड़े मिले। बता दें कि महिला के चेहरे पर चोटों के निशान मिले हैं, जिसके बाद इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है और नजदीकी अस्पताल में दोनों शवों को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार महजद गाँव निवासी करीब 38 वर्षीय माया देवी और उसके बेटे 13 वर्षीय केशव का शव उनके घर से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि महिला के शव चुन्नी के साथ फंदे से लटका मिला है और साथ ही महिला के बेटे का शव भी संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। प्रधानमंत्री ने निशांत कुमार को पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जीतने में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए निशांत कुमार को बधाई दी है। उन्होंने हम सभी को दिखाया है कि जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ सब कुछ संभव है। हर भारतीय खुश है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार कई फिल्में लगातार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि उनकी एक भी फिल्म इस साल बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय जल्द ही एक धमाकेदार हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट लुक 9 सितंबर को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जारी किया जाएगा। धन्यवाद। ये थी कुछ आज की खबरें। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का,
तो रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हरियाणा के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ बीजेपी को चुना था, लेकिन इस पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया और लूटा। उन्होंने राज्य में स्कूल, अस्पताल, रोजगार पर कोई काम नहीं किया और आप नेता ने आगे कहा कि यहाँ की जनता पिछले 10 सालों से दुखी है और अब बदलाव चाहती है। जिस तरह के काम दिल्ली और पंजाब में हुए हैं, उन्हें देखकर अब हरियाणा की जनता आपको मौका देगी। हरियाणा के लोग बहुत दिल से बदलाव चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मौका मिला तो उन्होंने 5 साल के अंदर इतने शानदार स्कूल बनवा दिए कि लोग अभी प्राइवेट स्कूलों से उनकी तुलना करते हैं। और दिल्ली में जितना काम सीएम केजरीवाल ने किया है, उसी तर्ज पर आज पंजाब में सरकार काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है। दोनों तरफ लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल को जब मौका दिया जाता है तो वो किस तरह का काम करते हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा सीएम अरविंद केजरीवाल को मौका देगा और जैसे दिल्ली और पंजाब में शानदार काम हुए, वैसे ही काम अब चुनाव के बाद हरियाणा में शुरू होगा। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि वो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। उम्मीद से चुना था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना धोखा हरियाणा के लोगों को दिया है, लड़ाया आपस में, लूटा हरियाणा के लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं किया, ना स्कूलों पे, ना अस्पतालों पे, ना नौकरियों पे। 10 साल दुखी रहे लोग और हरियाणा के कोने कोने में आज ही जाके लोग बहुत दिल से अब बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के अंदर अंदर, केवल पहले 5 साल में इतने शानदार स्कूल बनवा दिए कि लोग अभी भी प्राइवेट स्कूलों से तुलना करते हैं उनकी। बिजली, जितना काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, उसी तर्ज पे आज पंजाब की सरकार काम कर रही है। हरियाणा के एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है और दोनों तरफ लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब मौका दिया जाता है तो किस तरह का काम करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा केजरीवाल जी को मौका देगा और जैसे दिल्ली और पंजाब में शानदार काम शुरू हुए हैं, वैसे ही काम अब चुनाव के बाद हरियाणा में भी शुरू होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नाव से स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित निवासियों को आश्वासन दिया, सरकारी सहायता का वादा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो संवेदनशील व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को प्राथमिकता दे। मुख्यमंत्री ने आज राज्य भर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई और इस दौरान दूसरी पार्टियों के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार बड़े जनादेश के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जींद में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली थी और आज वहाँ अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी तीसरी बार बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाने जा रही है और लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। आज हरियाणा में समान रूप से विकास हुआ है। कांग्रेस में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद दिखता था, लेकिन आज हरियाणा में समान रूप से विकास हो रहा है। सीएम ने दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नारनौद विधायक वरिष्ठ नेता दादा राम कुमार गौतम बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग, उकलाना से विधायक पूर्व मंत्री अनूप धानक और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का भाजपा परिवार में स्वागत करती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता जयंती के आशीर्वाद एवं आप सभी के सहयोग से प्रदेश में 8 अक्टूबर को भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का,
तो रुक करते हैं खबर की ओर। पटना में तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर पटना में बड़ा आंदोलन किया। धरना प्रदर्शन के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए की मंशा ही नहीं है कि अंतिम पायदान पर खड़ा समाज आगे बढ़े और सबके साथ बैठे। भाजपा के लोग नहीं चाहते कि समाज में बराबरी हो, वो चाहते हैं कि कचरा उठाने वाले परिवारों की आगामी पीढ़ी जिंदगी भर वही काम करे, भूमिहीन को जमीन न मिले, भिखारी को जीवन भर भिखारी बनाकर रखो और चंद लोग मलाई खाते रहे। तेजस्वी ने आगे कहा कि समाज में आज भी भेदभाव है, जाति का नाम लेकर गालियां दी जाती है, दलितों को बेटी की शादी में मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाती। लेकिन हम लोग जब जातिगत जनगणना की मांग करते हैं तो भाजपा के लोग समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने पूछा आखिर क्यों सभी बड़े समाजवादी नेताओं ने समय समय पर जाति आधारित जनगणना की बात कही है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि लोग अपने नाम के आगे जाति लिखते हैं, ये व्यवस्था क्या तेजस्वी, लालू या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने बनाई है? यादव, मिश्रा, दास, कुशवाहा किसने बनाया? हम तो बराबरी की बात कहते हैं। कोई किसी जाति का व्यक्ति हो, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा कि महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हमने पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का काम किया और हम उसे सुरक्षित भी करना चाहते थे। हमारे पार्टी के सांसद मनोज झा ने संसद में सवाल पूछा तो भारत सरकार के लोगों ने गोलमोल जवाब देते हुए राज्य सरकार पर डाल दिया। 9वीं अनुसूची का मामला राज्य सरकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। और प्रक्रियाधीन कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे, तो 3 लाख को और बढ़ाए और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया और 10% जो EWS का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले और जो समाज के आते हैं। लेकिन इतने में हमारा चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रुकवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में आ जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रह गए मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिए। और अभी जब चाचा जी पलट गए, भाजपा आया, तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जाकर के इसको रुकवा दिया। बताओ इसमें किसका नुकसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उजाला। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बाबू केडी सिंह स्टेडियम पहुंचकर मुख्यमंत्री का फुटबॉल मैच की तैयारियों का जायजा लिया। मंडलायुक्त द्वारा बताया गया कि आज शाम 6 बजे मोहन बागान बनाम ईस्ट बंगाल के बीच फुटबॉल मैच खेला जाएगा और निरीक्षण के दौरान समस्त तैयारियां अंतिम चरण में होती हुई पाएंगी। फुटबॉल मैच के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिसके दृष्टिगत मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। उन्होंने नगर निगम को साफ सफाई, मोबाइल, शौचालय आदि व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उजाला। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का,
तो आइए रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एफएसएल में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में सोमवार को पुलिस ने सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया है और घटना के समय पीड़ित पक्ष और आरोपी अपने विद्यालय चंदन सिंह महाविद्यालय में था। पुलिस ने वहीं से कमरे से उसकी गिरफ्तारी करने का दावा किया है। किशोरी अपनी बुआ के साथ आई थी और बुआ की तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। तिरवा तहसील क्षेत्र की एक महिला अपनी नाबालिग भतीजी के साथ रविवार की देर रात किसी तरह चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची और यहाँ के कमरे में दोनों ठहरी हुई थी और इस दौरान नवाब सिंह भी वहाँ मौजूद था। आरोप है कि महिला बाथरूम चली गई, तभी नवाब सिंह यादव किशोरी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा और इसी बीच किशोरी ने यूपी 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सपा नेता को महाविद्यालय के कमरे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस समय वो कमरे में दाखिल हुई उस समय पूर्व सपा नेता इनरवियर में थे और पुलिस ने पूछताछ की और बुआ भतीजी और आरोपी को कोतवाली ले आई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोहित खान है जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उजाला। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे। बता दें कि आवास के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचे और नारेबाजी शुरू की। योगी जी न्याय करो, केशव चाचा न्याय करो के नारेबाजी की। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी बुलाई गई। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग को लेकर और हाईकोर्ट लखनऊ डबल बेंच के आदेश का पालन किए जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में एक युवती से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बता दें कि 3 युवकों ने स्कॉर्पियो में उसके साथ गैंगरेप किया और बेहोशी की हालत में उसे होटल लेकर गए। वहां भी उसके साथ रेप किया गया और फरार हो गए। ये मामला गुरुवार शाम का है। बता दें कि लड़की अपने दोस्त से मिलने लखनऊ आई हुई थी और शिकायत के बाद चिन्हट थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से तीनों की पहचान हुई है और इन आरोपियों में हिमांशु सिंह, विनाम सिंह और विपिन सिंह का नाम शामिल है। इंस्टाग्राम पर युवती की दोस्ती एक युवक से हुई थी और युवक से मिलने के लिए वो कानपुर से लखनऊ आई हुई थी। यहाँ आने पर युवक ने अपने 2 दोस्तों से मिलवाया और तीनों युवक लड़की को स्कॉर्पियो से बाराबंकी रोड ले गए। पहले अपनी कार में उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर चिन्हट इलाके के मटियारे स्थित एक होटल ले गए जहां पर उसके साथ रेप किया गया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर निकली युवती ने चिन्हट पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंगरेप समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर चिन्हट पुलिस ने आरोपी विपिन और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विनाम अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर चिन्हट अश्विनी चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई पहलुओं से मामले की पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। दिनांक 1 सितंबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में 4 सितंबर 2024 को हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड अलवर राजस्थान द्वारा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि इस कैंपस ड्राइव का उद्देश्य ITI पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इसमें उन युवाओं को अवसर मिलेगा जिन्होंने वर्ष 2021 से 2023 के बीच मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या फिर जो 2024 में परीक्षा दे रहे हैं। ट्रेनिंग काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर MA खान ने बताया कि इस ड्राइव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और चयनित अभ्यर्थियों को 150 पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें कंपनी द्वारा 17,325 रुपए प्रति माह का CTC वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इच्छुक उम्मीदवार 4 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे अपना बायोडाटा और सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ के प्लेसमेंट हॉल में उपस्थित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उजाला। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों की शानदार सफलता पर उनको बधाई दी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री ने चक्का फेंक स्पर्धा में रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया, ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक विजेता निशात कुमार और महिलाओं के 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता प्रीति पाल को उनकी उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से सराहा। उन्होंने कहा कि इन एथलीटों की मेहनत और संकल्प ने पूरे देश को गर्वित किया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने ये साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इनकी जीत न केवल खेल में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इन खिलाड़ियों की सफलता देश के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये सिद्ध करती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने पदक विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कार्यालय पर सुबह से ही कार्यकर्ता इकट्ठे होने लगे थे और कंगना के अमर्यादित बयान को लेकर किसान कार्यकर्ताओं में रोष था। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो कार्यकर्ताओं सहित पैदल मार्च के लिए पार्टी कार्यालय से निकले, तभी कुछ दूरी पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा और कंगना के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई और झड़प भी हुई। इसके बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर इको गार्डन पार्क ले गई। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो का कहना है कि कंगना रनौत बददिमाग है, भाजपा को उसे संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। कंगना किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह रही है। भाजपा को कंगना पर एक्शन लेना चाहिए और कंगना रनौत का बयान निंदनीय और अमर्यादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अपने ऐसे बददिमाग नेताओं सांसदों का बचाव कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 750 किसानों की मौत हो गई है और भाजपा किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी और अब हत्यारा और बलात्कारी बता रही है। भाजपा किसान विरोधी है। जिला अध्यक्ष इरम रिजवी ने कहा कि कंगना रनौत जैसी महिला को संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए, जिसे देश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश के अन्नदाताओं की बड़ी आबादी पर अमर्यादित बयानबाजी कर रही हैं और इससे पहले भाजपा नेत्री प्रज्ञा सांधवी भी अमर्यादित बयानबाजी कर चुकी हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व अपने ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करे, उनके बयानों को मौन स्वीकृत देना रहता है, जो देश के समाज के लिए अच्छा नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता संजीव निगम ने कहा कि कंगना रनौत के बयान से देश का किसान आक्रोशित है, इसलिए कंगना रनौत को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बता दें कि विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से प्रदेश प्रवक्ता एवं अयोध्या प्रभारी संजीव निगम, किसान प्रकोष्ठ से प्रदेश महासचिव नीरज छोकर, प्रदेश संगठन मंत्री राम गुप्ता, इरम रिजवी, जिलाध्यक्ष लखनऊ अरविंद उपाध्याय, पूर्वांचल प्रभारी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का,
तो रुक करते हैं खबर की ओर। गुरुग्राम जिले में आगामी 5 अक्टूबर को विधानसभा आम चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम का गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं का क्षेत्रवार रेंडमाइजेशन किया गया। बता दें कि डीसी निशांत कुमार यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा आम चुनाव के तहत जिले की चारों विधानसभा में कुल 1504 बूथ हैं और जिसके प्रथम चरण का आज ईसीआई की वेबसाइट पर रेंडमाइजेशन किया गया है। उन्होंने ईवीएम की रेंडमाइजेशन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में रेंडमाइजेशन के तहत ईवीएम की तीनों यूनिट नामतः बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का चारों विधानसभा क्षेत्र नामतः सोहना के लिए 292, पटौदी के लिए 259, गुरुग्राम के लिए 435 और बहादुरपुर के लिए 518 ईवीएम यूनिट सहित प्रत्येक विधानसभा में 20% ईवीएम यूनिट्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही राजनीतिक दलों की मौजूद ईवीएम का बूथवार चिन्हीकरण करने के लिए रेंडमाइजेशन का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा और डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि एक ईवीएम यूनिट में, बैलेट यूनिट में नोटा सहित कुल 16 उम्मीदवार के नाम दर्ज होंगे। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत जिस विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 15 से ज्यादा हुई तो उक्त विधानसभा से सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन में बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस बैठक में प्रथम रेंडमाइजेशन के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी विधानसभा की एक प्रति भी उपलब्ध कराएगी और बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम अंकित चौकसी, जिलाध्यक्ष के सीओ जगनिवास, गुरुग्राम के एसडीएम रविंद्र कुमार, पटौदी के एसडीएम दिनेश, सोना के एसडीएम होशियार, मानसेर के एसडीएम दर्शन यादव संबंधित विधानसभा के तहसील और नायब तहसीलदार सहित राजनीतिक दलों और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में एयरलाइन कर्मी से मारपीट करने का एक और मामला सामने आया है। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री ने जमकर हंगामा काटा। बोर्डिंग काउंटर पर तैनात इंडिगो के स्टाफ को थप्पड़ मारा गया। कुंवर गौरव नाम के यात्री ने इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारी से बदसलूकी की। यात्री अपनी पत्नी और बेटी के साथ फ्लाइट संख्या 6E2026 से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। वहीं मामूली कहासुनी पर गुस्साए यात्री ने इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारी से मारपीट की। यात्री लेट बोर्डिंग कराने काउंटर पर पहुंचा और इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी के द्वारा सवाल पूछने पर यात्री गुस्सा गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। इससे पहले दुबई से लखनऊ आने वाली फ्लाइट में यात्री के द्वारा शराब के नशे में एयरलाइन स्टाफ से बदतमीजी का मामला सामने आया था। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी के द्वारा सरोजनी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।